हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे न्यू यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है बॉक्स टैक मेडिको इन नर्सिंग। आज हम आपके लिए एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है कोरोनरी आर्टरी डिजीज़, है ना। तो इसके बारे में हम जानेंगे कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता क्या चीज़ है और ये कैसे इंसान को कॉज करता है। ठीक है, तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करने से पहले आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग कि कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता क्या है। ठीक है, डेफिनेशन: कोरोनरी आर्टरी डिजीज इज द नैरोइंग और ब्लॉकेज ऑफ द कोरोनरी आर्टरी यूजुअली कॉज्ड बाय एथेरोस्क्लेरोसिस। जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज होता है ना, तो इसमें क्या होता है, जो हमारा कोरोनरी आर्टरी होता है जो ब्लड की क्या करता है, सप्लाई करता है, उसमें ब्लॉकेज हो जाना। किसकी वजह से? एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से। तो एथेरोस्क्लेरोसिस होता क्या चीज़ है? ड्यू टू फैटी प्लग्स इन द आर्टरी, आर्टरी में एक्सेसिव फैट एंड कोलेस्ट्रॉल का क्या हो जाना, जमा हो जाना, जिसकी वजह से आर्टरी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है ना। इसी कंडीशन को हम बोलेंगे कोरोनरी आर्टरी डिजीज़। इतना समझ में आया? फिर उसके बाद देखते हैं इसका इंसिडेंस कि वर्ल्ड वाइड में ये कैसे फैला हुआ है ना। तो कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ स्पेशली कोरोनरी हार्ट डिजीज़, है ना, आर एपिडेमिक इन इंडिया। द रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया रिपोर्टेड दैट CHD कोरोनरी हार्ट डिजीज़ लीड टू 70% ऑफ टोटल डेथ्स एंड 26% ऑफ एडल्ट डेथ। ठीक है, कब? 2001 से 2003, which increased to 23% of total and 32% of adult deaths in 2010 in 2013। ये इसका क्या हो गया, इंसिडेंस कि वर्ल्ड वाइड में ये कैसे फैला हुआ है। फिर उसके बाद देखते हैं इसके रिस्क फैक्टर। रिस्क फैक्टर्स का मतलब होता है कि ये जो डिजीज़ है वो किन किन कारणों की वजह से हो सकता है ना। तो इसमें दो कॉसेस होता है, पहला होता है मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर और दूसरा होता है नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर वो होते हैं जिसको हम मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, और नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर वो होते हैं जिसको हम कुछ नहीं कर सकते, वो पहले से ही कॉज हुआ होता है। ठीक है, जैसे कि मॉडिफाइड फैक्टर में दिया हुआ है आपका तंबाकू यूज़। अगर कोई व्यक्ति तंबाकू यूज़ कर रहा हो तो ऐसे को हम बोल सकते हैं कि आप इसको क्विट कर दीजिए, यानी छोड़ दीजिए। ये होता है आपका मॉडिफाइबल, है ना। सेकंड में दिया है हाई ब्लड कोलेस्ट्रॉल एंड ट्राइग्लिसराइड लेवल्स। अगर जिसका ब्लड में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा हुआ है या एक्सेसिव फैट और कोलेस्ट्रॉल का वो सेवन कर रहा हो। ठीक है, उसके बाद है तुम्हारा लैक ऑफ एक्सरसाइज। ठीक है, बस खाना खा ही जा रहे हैं और एक्सरसाइज अपन कर नहीं रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है, फैट और कोलेस्ट्रॉल का जमा हो जाता है आर्टरी में। ठीक है, ओबेसिटी, ओबेसिटी का मतलब होता है क्या, मोटापा। देन उसके बाद आता है स्ट्रेस, बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की वजह से। ये हो गया आपका मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। अब देखते हैं हम लोग नॉन मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर, जिसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते। तो पहला नंबर में आता है फैमिली हिस्ट्री ऑफ हार्ट डिजीज़। अगर फैमिली में पहले से किसी को हार्ट डिजीज़ हो, ओल्डर एज, अगर उसका जो एज है वो 40 क्रॉस हो गया हो, डायबिटिक पेशेंट, ऐसे पेशेंट जिसको डायबिटिक मेलाइटस हो, और हाई ब्लड प्रेशर। ठीक है, ब्लड का प्रेशर क्या होना, हाई हो जाना। तो ये होते हैं कुछ इसके रिस्क फैक्टर। फिर उसके बाद देखते हैं हम लोग कॉसेस। तो जो कोरोनरी आर्टरी डिजीज़ होता है ना, ये कैसे कॉज होता है, क्या क्या चीज़ में इसका क्या होता है, कारण होता है, उसको अपन देखेंगे। तो सबसे पहला देखते हैं हम लोग स्मोकिंग। अगर कोई व्यक्ति स्मोकिंग कर रहा हो, कोई पर्सन स्मोकिंग कर रहा हो, तो उस ऐसे व्यक्ति को ये कॉज कर सकता है। सेकंड चीज़ में देखते हैं हम लोग हाई ब्लड प्रेशर। अगर किसी का ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ हो। हाई कोलेस्ट्रॉल, अगर बहुत ज़्यादा खाने में एक्सेसिव फैटी डाइट ले रहा हो उसकी वजह से। डायबिटिक्स मेलाइटस की वजह से, है ना। सेडेंट्री लाइफ स्टाइल, अगर उसका लाइफ स्टाइल बहुत ज़्यादा क्या हो, अपने लाइफ स्टाइल में बहुत ज़्यादा वो एक्सेसिव कोलेस्ट्रॉल और फैट का सेवन करता हो। तो ये क्या होते हैं इसके कॉसेस। फिर उसके बाद देखते हैं इसके पैथोफिजियोलॉजी। ठीक है, पैथोफिजियोलॉजी का मतलब क्या होता है, पैथोस मीन्स क्या होता है, इसके कारण या उसके कॉसेस। फिजियो का मीन्स क्या होता है, उसका
फंक्शन, और लॉजिक का मतलब होता है उसका स्टडी करना, ठीक है। तो ये डिजीज़ कैसे कॉज हुआ है उसके बारे में अपन क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले दिया हुआ है क्या, ड्यू टू कॉज या ड्यू टू एनी इटियोलॉजिकल फैक्टर, ठीक है। कोई भी कॉज की वजह से, जैसे कि हो गया हाई फैटी डाइट इनटेक, क्या हेरिडिटी या पहले से हो उसको, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है, लिपिड कोलेस्ट्रॉल फॉर्मेशन ऑन इंडोथेलियम लेयर ऑफ आर्टरी। जो हमारे आर्टरी के इंडोथेलियम लेयर होता है उसमें क्या होता है, लिपिड्स और कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन हो जाना, मतलब बनना, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फैटी स्ट्रिंग, ठीक है। फैटी स्ट्रिंग छोटा छोटा क्या हो जाता है वापस फॉर्मेट होने लगता है। उसके बाद क्या होता है, प्रोलिफरेशन। प्रोलिफरेशन का मतलब होता है जमा होना या इकट्ठा होना, जिसकी वजह से क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फाइब्रस प्लैक। प्लैक का मतलब होता है वो सारा चीज़ इकट्ठा होकर क्या कर जाना, जमा हो जाना, ठीक है। जिसकी वजह से क्या होता है, पार्शियल या कंप्लीट ब्लॉकेज इन कोरोनरी आर्टरी, ठीक है। पार्शियल मतलब होता है आधा और कंप्लीट मतलब होता है पूरा, ठीक है। ब्लॉकेज हो जाना कहाँ, कोरोनरी आर्टरी में, और इसी कंडीशन को अपन क्या बोलेंगे, कोरोनरी आर्टरी डिजीज। क्लियर है, ये होता है इसका पैथोफिजियोलॉजी। उसके बाद देखते हैं हम लोग इसका सिम्टम्स कि क्या क्या सिम्टम्स इसमें अराइज हो जाते हैं, ठीक है। कार्डियोवैस्कुलर में तो क्या होता है, एंजाइना पेक्टोरिस। एंजाइना पेक्टोरिस क्या होता है, चेस्ट पेन, इसीमिया, ब्लड में ऑक्सीजन की कमी हो जाना, ठीक है। लो कार्डियक आउटपुट, जिसमें ब्रेडिकार्डिया हो सकता है, डिक्रीज पल्स रेट, हाइपरटेंशन हो सकता है, मायोकार्डियल इन्फेक्शन। मायोकार्डियल इन्फेक्शन क्या होता है, जो हार्ट के सिगमेंट मसल्स होते हैं उसका डेथ हो जाना। डाइफोरेसिस, डाइफोरेसिस का मतलब होता है एक्सेसिव स्वेटिंग, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा ईसीजी चेंजेस और डिसअरिथमियास, इरेगुलर ऑफ हार्ट बीट। ये होते हैं कुछ इसके सिम्टम्स। उसके बाद देखते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम में क्या इसके सिम्टम्स होते हैं। तो पहला होता है डिसिप्निया, जिसको क्या बोलते हैं आप लोग, शार्टनेस ऑफ ब्रीथ। सेकेंड में है तुम्हारा पल्मोनरी एडिमा, ठीक है। और क्या होगा उसको, चेस्ट हैवीनेस होगा और फैटिग, ठीक है। उसके बाद जेनाइटो यूरिनरी में देखते हैं क्या होता है, डिक्रीज यूरिनरी आउटपुट, ठीक है। गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल में होता है नोजिया एंड वोमिटिंग, और स्किन में होता है कूल क्लैमी, डाइफोरेटिक एंड प्लेक अपीयरेंस ऑन स्किन, ठीक है। उसके बाद देखते हैं इसका डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन की, अगर ये डिजीज़ हुआ है तो हम इसको कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्या होता है, हिस्ट्री कलेक्शन, पूरा उसका हिस्ट्री लेना। सेकंड में होता है तुम्हारा फिजिकल एग्जामिनेशन, है ना, हेड टू टू एग्जामिनेशन हमारा। तीसरा होता है स्ट्रेस टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा चेस्ट एक्सरे, ठीक है। फिर होता है तुम्हारा इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, मतलब जिसको बोलते हैं हम लोग ECG टेस्ट, ठीक है। उसके बाद होता है तुम्हारा इकोकार्डियोग्राम, जिसमें हम हार्ट के फंक्शन के बारे में जानते हैं। फिर उसके बाद होता है तुम्हारा कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है, जिसको हम एंजियोग्राम भी बोल सकते हैं, ठीक है। कैथेटर को हम क्या करते हैं, ग्रोइंग एरिया से इंसर्शन करते हैं, उसमें कैमरा लगा होता है, तो हमको पता चल जाता है कि कहाँ पास आर्टरी क्या हो गया हो, ब्लॉक हो गया हो। इस प्रोसीजर को बोलते हैं हम लोग कार्डियक कैथेटराइजेशन, ठीक है। सैंपल यूज़ ओनली, ठीक है, अगर हम कुछ है तो उसका सैंपल ले सकते हैं। तो ये होता है कुछ इसके डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन। अब देखते हैं हम लोग कॉम्प्लिकेशन कि इसकी वजह से और क्या कॉम्प्लिकेशन अराइज हो सकते हैं। तो सबसे पहला है तुम्हारा चेस्ट पेन, जिसको हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस बोलते हैं। दूसरा होता है हार्ट अटैक, कभी भी अटैक आ सकता है। तीसरा होता है हार्ट फेलियर, कभी भी आपका हार्ट जो है वो पंप करने में इनेबल हो सकता है, ठीक है। उसके बाद तुम्हारा होता है एबनॉर्मल हार्ट रिदम, जिसको बोलते हैं हम लोग अरिथमियास। उसके बाद देखते हैं इसके प्रिवेंशन कि हम कैसे इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। तो पहला नंबर पे है क्या, क्विट स्मोकिंग। स्मोकिंग को छोड़ने बोल सकते हैं हम लोग, है ना, अगर कोई स्मोक कर रहा है पेशेंट तो। फिर उसके बाद कंट्रोल कंडीशन सच एज हाई ब्लड प्रेशर, हाई कोलेस्ट्रॉल एंड डायबिटीज़, ठीक है। अगर उसमें कुछ ऐसा कंडीशन हो, हाइपरटेंशन की कंडीशन हो, या ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल ले रहा हो, या डायबिटिक पेशेंट हो, तो इस कंडीशन को हम उसको कंट्रोल करने के लिए बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद ईट अ लो फैट एंड लो सॉल्ट डाइट, उसको खाने में लो फैट और लो सॉल्ट डाइट प्रोवाइड करने बोलेंगे। मेंटेन अ हेल्दी वेट, उसका वेट क्या करेंगे हम लोग, मेंटेन करने बोलेंगे। रिड्यूस मैनेज स्ट्रेस, जो भी उसका स्ट्रेस है उसको मैनेज करने बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद देखते हैं हम इसका मैनेजमेंट, इसको बोलते हैं अपन लोग क्या, मेडिकल मैनेजमेंट। तो सबसे पहला है ड्रग का नाम इसमें वैसोडाइलेटर, जिसमें हम वेसल्स को डायलेट करने के लिए देते हैं, जिसमें फर्स्ट नंबर पे आता है क्या आपका नाइट्रेट। दूसरा होता है बीटा ब्लॉकर, ये क्या होता है, डिक्रीज वर्क लोड इन हार्ट,
है ना, प्रोप्रानोलोल बोलते हैं इसको, 20 to 40 mg में देते हैं, है ना। ये क्या होता है, हार्ट लोड को डिक्रीज करने का काम करता है। फिर उसके बाद आता है तुम्हारा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ठीक है। दे इम्प्रूव कोरोनरी ब्लड फ्लो, कोरोनरी आर्टरी का जो ब्लड फ्लो होता है उसको इम्प्रूव करने का काम करता है। इसमें 2 मेडिसिन आते हैं, पहला क्या है निफेडिपाइन और दूसरा है वेरापेमिल, ठीक है। ये इसका क्या है मेडिकल मैनेजमेंट। उसके बाद आता है तुम्हारा एंटीकोगुलेंट ड्रग्स, ऐसे ड्रग जो ब्लड को कोगुलेंट होने से रोकता है। तो फर्स्ट नंबर पे क्या है आपका इफेरिन। अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रहा हो तो इस कंडीशन में हम लोग उसको एनाल्जेसिक भी दे सकते हैं, जिसका नाम है क्या मॉर्फिन सल्फेट, ठीक है। फिर उसके बाद है तुम्हारा एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन। एंटी हाइपरटेंसिव मेडिसिन मतलब जो हाइपरटेंशन हुआ है उसको प्रिवेंट करने के लिए कौन कौन से मेडिसिन देते हैं, पहला है मिथाइल डोपा, दूसरा है सोडियम नाइट्रोप्यूरिसाइड्स, तीसरा क्या है अम्लोडिपाइन। ये कुछ मेडिसिन है जो हाइपरटेंशन को क्या करते हैं कंट्रोल करने का काम करते हैं। अब देखते हैं हम लोग क्या सर्जिकल मैनेजमेंट। अगर मेडिकल मैनेजमेंट से काम नहीं होता है तब हम लोग किसको प्रेफरेंस देते हैं, सर्जिकल मैनेजमेंट को प्रेफरेंस देते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग एंजियोप्लास्टी या स्टेंट प्लेसमेंट। जो भी आर्टरी होती है उसमें क्या करते हैं हम लोग स्टेंट होता है उसको प्लेस कर देते हैं, ठीक है, ताकि जो एक्सेसिव फ्लूइड और जो कोलेस्ट्रॉल इकट्ठा हो वो ना हो करके। ये तो पहला होता है तुम्हारा एंजियोप्लास्टी और स्टेंट प्लेसमेंट, ठीक है। सेकंड में आता है तुम्हारा कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी। जो भी आर्टरी ब्लॉक हो रही होती है उसको क्या कर देते हैं हम अलग से एक आर्टरी निकाल के मेन हार्ट में जोड़ देते हैं, मतलब बाईपास कर देते हैं। इसको बोलते हैं हम कोरोनरी आर्टरी बाईपास सर्जरी या ग्राफ्टिंग। उसके बाद आता है आपका क्या नर्सिंग मैनेजमेंट। एज अ नर्स आप क्या कर सकते हो नर्सिंग फील्ड पे, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट है इंस्ट्रक्ट द क्लाइंट रिगार्डिंग द पर्पस ऑफ डायग्नोस्टिक मेडिकल एंड सर्जिकल प्रोसीजर एंड द प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर एक्सेप्टेशन। जो भी आपका प्री एंड पोस्ट प्रोसीजर है ना, जो भी आपका पर्पस है डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में, मेडिकल फील्ड में, सर्जिकल फील्ड में, इसको क्या करेंगे हम पेशेंट को इंस्ट्रक्ट कराएंगे, ठीक है। असेस द क्लाइंट एंड आइडेंटिफाई रिस्क फैक्टर दैट कैन मॉडिफाइबल एंड सेट गोल्स दैट वी प्रमोट चेंज इन लाइफ स्टाइल टू रिड्यूस द इम्पैक्ट ऑफ रिस्क फैक्टर्स। अगर ऐसे कुछ मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर हो जिसको हम क्या करने बोल सकते हो, उसको चेंज करने बोल सकते हो, ठीक है। थर्ड नंबर पे है हमारा क्या खाएंगे, क्या खाने बोलेंगे उसको लो सोडियम डाइट प्रोवाइड करेंगे, लो कोलेस्ट्रॉल डाइट प्रोवाइड करेंगे, लो फैट डाइट प्रोवाइड करेंगे, है ना। और डाइट्री में फाइबर डाइट्स क्या करने बोलेंगे इंक्रीज करने बोलेंगे, ठीक है। उसके बाद लास्ट है हमारा प्रोवाइड कम्युनिटी रिसोर्सेज टू क्लाइंट रिगार्डिंग एक्सरसाइज स्मोकिंग सेशन एंड द स्ट्रेस रिडक्शन। स्ट्रेस रिडक्शन के बारे में इसको बताएंगे, है ना, उसको थेरेपी प्रोवाइड करेंगे, एक्सरसाइज करने बोलेंगे, स्मोकिंग को क्या करने बोलेंगे क्विट करने बोलेंगे। ये होता है क्या आपका नर्सिंग मैनेजमेंट। उसके बाद समरी में हमने आप लोगों को बताया कि कैसे कोरोनरी आर्टरी डिजीज जो है वो कॉज करता है, उसका डेफिनेशन देखें कि कैसे वो हो रहा था एथेरोस्क्लेरोसिस की वजह से, क्या उसके रिस्क फैक्टर्स होते हैं, क्या उसके कॉसेस होते हैं, कैसे पैथोफिजियोलॉजी कॉज करता है ना, कैसे हम लोग उसका सिम्टम्स अराइज हुआ उसको देखें, डायग्नोस्टिक इवॉल्वेशन में क्या क्या किए, मैनेजमेंट में क्या क्या किया, और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या किया, और सर्जिकल मैनेजमेंट में क्या किया। ये होता है क्या पूरा इसका समरी, ठीक है। फिर बिब्लियोग्राफी आता है आपका, कहाँ हमने कैसे लिया इसको, ठीक है। उसके बाद थैंक यू। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करने के लिए बोलिए, है ना, और सब्सक्राइब कीजिए हमारे बॉस मेडिको नर्सिंग चैनल्स को। थैंक यू।